हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ये समझा कि मिड 18th सेंचुरी यूरोप में किस तरीके से नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि 18th एंड 19th सेंचुरी यूरोप का कैसा सोशल स्ट्रक्चर था, किस प्रकार से डिफरेंट सोशल क्लासेस एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जिसकी वजह से एक नई क्लास इमर्ज हुई जिसका नाम था द न्यू मिडिल क्लास, और इसी क्लास के अंदर नेशनलिज्म का आइडिया इमर्ज हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि न्यू मिडिल क्लास के अंदर कौन से नेशनलिज्म का आइडिया इमर्ज हुआ और कैसे। तो हमारे आज के लेक्चर का नाम है लिबरल नेशनलिज्म। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है लिबरल नेशनलिज्म, जहां पर हम पढ़ेंगे कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, मतलब कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या था द न्यू मिडिल क्लास के लिए। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर अगले पेज में यहां से यहां तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम मतलब समझ लेते हैं लिबरल नेशनलिज्म का। सबसे पहले बात करते हैं लिबरल की। तो लिबरल एक लैटिन वर्ड से आया है, मतलब लिबर से आया है, जिसका मतलब है फ्री। ठीक है, तो लिबरल जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है आजादी। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि जो ये शब्द है लिबरल, ये एक लैटिन वर्ड लिबर से निकल के आता है जिसका मीनिंग होता है फ्री, और इसीलिए लिबरल का मतलब क्या है यहाँ पर? फ्रीडम। वहीं पर बात करते हैं नेशनलिज्म की। तो नेशनलिज्म के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम, लॉयल्टी, नेशनल यूनिटी की भावना, साथ ही साथ शेयर्ड आइडेंटिटी की भावना, उसी को हम कहते हैं नेशनलिज्म। तो यहाँ पर लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक ऐसी सोच जहां पर हम अपने नेशन स्टेट से प्यार करते हैं, जहां पर हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, हमारे अंदर नेशनल यूनिटी का आइडिया है, लेकिन साथ ही साथ हम इंडिविजुअल फ्रीडम को भी सपोर्ट करते हैं, हम हर एक व्यक्ति की आजादी को भी सपोर्ट करते हैं, हम इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, हम लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। तो उसी को हम लिबरल नेशनलिज्म कहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब है डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट विद फ्रीडम। ठीक है, अब ये जो आइडिया है लिबरल नेशनलिज्म का, ये किन लोगों में इमर्ज हुआ? ये इमर्ज हुआ हमारे न्यू मिडिल क्लास के बीच में। न्यू मिडिल क्लास को हम लिबरल क्लास भी यहाँ पर कहते हैं। अब ये जो आइडिया था ये इमर्ज हुआ अर्ली 19th सेंचुरी में। ठीक है, अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ? ये जो हमारे न्यू मिडिल क्लास थे, इन्होंने बोला कि हमें नेशनलिज्म चाहिए, मतलब कि हमें हमारी नेशन स्टेट को क्रिएट करना है, हमें नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देना है, हमें शेयर्ड आइडेंटिटी की भावना को बढ़ावा देना है। तो हमें तो अपना नेशन चाहिए, हमें स्टेट चाहिए। तो यहाँ पर न्यू मिडिल क्लास नेशनलिज्म की डिमांड करती है, लेकिन नेशनलिज्म के साथ साथ वो लिबरलिज्म को भी सपोर्ट करती है। लिबरलिज्म का मतलब क्या है? उसका मतलब है फ्रीडम। मतलब वो इस आइडिया को सपोर्ट करती है कि हर एक इंडिविजुअल के पास एक नेशन स्टेट के अंदर आजादी भी होनी चाहिए, उनके बीच में इक्वालिटी भी होनी चाहिए। तो इंडिविजुअल फ्रीडम को, इक्वालिटी बिफोर लॉ को यहाँ पर वो सपोर्ट करती है नेशनलिज्म के आइडिया के साथ, और यहीं से हमें मिलता है ये वर्ड लिबरल नेशनलिज्म। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम ऐसा क्यों है कि सिर्फ ये जो हमारी न्यू मिडिल क्लास थी, इन्हीं के बीच में ये आइडिया इमर्ज हुआ, बाकी क्लासेस का क्या? उनके बीच में ये आइडिया क्यों नहीं आया? इसका आंसर क्या है? जो इनसे ऊपर के लोग थे, मतलब कि जो अपर क्लास के लोग थे, एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग थे, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेल्दी थे, पावरफुल थे, डोमिनेटिंग थे। और वो इतने पावरफुल क्यों थे, इतने डोमिनेटिंग क्यों थे? मोनार्की के वजह से, राजाओं के वजह से, एक ऐसे सिस्टम के वजह से जहां पर उनके पास ज्यादा पावर, प्रिविलेजेस हमेशा से थी। तो इसीलिए वो लोग तो कभी भी इस सिस्टम के साथ नहीं होंगे, वो तो कभी भी नेशनलिज्म को सपोर्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रिविलेज थे, बहुत ज्यादा खुश थे पुराने सिस्टम से। वहीं पर अगर हम बात करें लोअर क्लास के लोगों की, जो इनसे नीचे आते थे, उन लोगों में इतना ज्यादा एजुकेशन ही नहीं था,
वो लोग एजुकेटेड ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था कि लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। वो लोग तो अभी भी गरीब थे, वो लोग तो अभी भी पुअर थे, वो लोग अभी भी फ्यूडल सिस्टम में फंसे हुए थे, सर्फडम में फंसे हुए थे, कई सारे उनमें से अभी भी सर्फ्स थे। इसी वजह से उन लोगों के अंदर भी ये भावना नहीं आई कि हम नेशनलिज्म को अचीव करेंगे, हम लिबरलिज्म को लेकर आएंगे। लेकिन जो न्यू मिडिल क्लास थी, ये एजुकेटेड थी, इन्हें पता था लिबरल आइडियाज के बारे में, इन्होंने पढ़ा था लिबरल आइडियाज के बारे में, इन्हें पता था नेशनलिज्म का मतलब क्या है, नेशनलिज्म की इम्पोर्टेंस क्या है, और अब इनके पास इकोनॉमिक पावर भी थी कि ये आवाज उठा सके। इसीलिए सिर्फ न्यू मिडिल क्लास के लोगों के अंदर ही ये भावना जागी, इनके अंदर ही लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया जो था वो इमर्ज हुआ। अर्ली 19th सेंचुरी में इसीलिए लिबरलिज्म के आइडिया को नेशनलिज्म के आइडिया से बहुत ज्यादा जोड़ा जाता था, क्योंकि ये लोग इन दोनों की साथ साथ डिमांड कर रहे थे। अब नेशनलिज्म के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं, और हम यही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि कैसे नेशनलिज्म को राइज मिला। तो नेशनलिज्म के राइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका था? लिबरलिज्म के आइडिया का था। ये लिबरलिज्म का आइडिया था जिसकी वजह से नेशनलिज्म को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिली और ज्यादा राइज मिला पूरे यूरोप में। वो कैसे, ये हमें तभी समझ में आएगा जब हम लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, वो किस तरीके के लिबरल आइडियाज को सपोर्ट कर रहे थे और क्या मतलब था उनके लिए लिबरल नेशनलिज्म का। लिबरलिज्म का मतलब हम ऑलरेडी जान चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है? फ्रीडम, मतलब की आजादी। अब यहाँ पे जो न्यू मिडिल क्लास थी वो 3 तरीकों की आजादी की बात करती है, मतलब कि वो 3 तरीकों के फ्रीडम की बात करती है, डिमांड करती है। सबसे पहले पॉलिटिकल फ्रीडम, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। उसके बाद इंडिविजुअल फ्रीडम, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और तीसरी है हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम, जिसे हम कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पे जो हमारी न्यू मिडिल क्लास है वो 3 तरीकों के लिबरलिज्म की बात करती है, फ्रीडम्स की बात करती है, डिमांड करती है, और वो क्या क्या है? पॉलिटिकल, इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। अब चलिए एक एक करके इन तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम की। पॉलिटिकल फ्रीडम में कौन कौन सी फ्रीडम्स की बात करी गई है? सबसे पहले यहाँ पे न्यू मिडिल क्लास डिमांड करते हैं गवर्नमेंट बाय कंसेंट की। वो कहते हैं कि हमें अपनी सरकार अपनी मर्जी से बनानी है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद से चुनेंगे। तो यहाँ पर कंसेंट का मतलब क्या है? अपनी मर्जी। कंसेंट का मतलब क्या होता है? मर्जी। तो यहाँ लोग बोलते हैं कि हम अपनी मर्जी से सरकार बनाएंगे, हमें सब्जेक्ट्स की तरह नहीं रहना है, प्रजा की तरह नहीं रहना है, हमें सिटीजन्स की तरह, नागरिक की तरह रहना है, हमें हमारे राइट्स चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी एक गवर्नमेंट हो जो हम चुने, और वो गवर्नमेंट हमारे लिए लॉज बनाए, वो गवर्नमेंट हमारे लिए रूल्स बनाए, राजा नहीं। तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट बाय कंसेंट की डिमांड करते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम के अंदर, और यही उनके लिए क्या है? लिबरलिज्म है। उसके बाद सेकंड डिमांड उनकी क्या होती है? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या है? ऑटोक्रेसी का मतलब है कि एक ही लीडर है जिसके हाथ में सारी की सारी एब्सोल्यूट पावर है और वही सब डिसीजंस ले रहा है। अब आप याद रखना, ऑटोक्रेसी, एब्सोल्यूटिज्म, ये सभी सिमिलर है एक दूसरे से। इन सभी में कोई एक राजा है, कोई एक लीडर है जिसके हाथ में एब्सोल्यूट पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि हमें तो अपनी गवर्नमेंट खुद बनानी है, अपने कंसेंट से बनानी है, तो हमें अब ऑटोक्रेसी की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि ऑटोक्रेसी को खत्म कर दिया जाए, एक लीडर के हाथ में एब्सोल्यूट पावर को ना दिया जाए, और साथ ही साथ जो भी क्लेरिकल प्रिविलेजेस हैं इनको भी खत्म किया जाए। क्लेरिकल का मतलब क्या है? चर्च के जो भी प्रिविलेजेस हैं, जो भी विशेष अधिकार हम चर्च को देते हैं, जो भी स्पेशल ट्रीटमेंट हम चर्च को देते हैं या फिर हम नोबिलिटी को देते हैं, अपर क्लास के लोगों को देते हैं, उन सभी प्रिविलेजेस को आप खत्म कर दीजिए, उनके इंटरफेरेंस को आप खत्म कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि सबके बीच में इक्वालिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में ना हो, भेदभाव ना हो। इसीलिए आप जो भी प्रिविलेजेस हैं उन्हें खत्म कर दीजिए और ऑटोक्रेटिक रूल को आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि हमें अपनी सरकार खुद से बनानी है। इसके बाद थर्ड पॉलिटिकल फ्रीडम उनके लिए क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट। वो क्या चाहते थे?
कि हमारा खुद का संविधान हो, हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसमें हम ही लोग अपने लॉज और रूल्स को बनाएं। ठीक है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की भी डिमांड यहाँ पर करते हैं। तो ये सब क्या है? ये डेमोक्रेसी के ही आइडियाज है जिनके बारे में यहाँ पर बात करी गई है कि हमें संविधान चाहिए, हमें हमारी मर्जी की गवर्नमेंट चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट की डिमांड क्यों करी गई? यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव्स का पार्लियामेंट होगा जहाँ पे वो रूल्स बनाएंगे, लॉज बनाएंगे हमारे लिए और कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में लिखेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, मतलब कि हमारा एक पार्लियामेंट हो, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमारी अपनी एक सरकार हो। और यही उनके लिए क्या थी? पॉलिटिकल फ्रीडम। इसके बाद नेक्स्ट फ्रीडम कौन सी थी? सफरेज। अब सफरेज का मतलब क्या होता है? आपके चैप्टर में इसका मीनिंग दिया गया है। सफरेज का मतलब होता है दी राइट टू वोट, मतलब कि वोट देने का अधिकार, वोट देने का हक। तो यहाँ पे ये सभी लोग डिमांड करते हैं कि हमें सफरेज चाहिए, हमें वोट करने का अधिकार चाहिए। जब हमारे पास वोट करने का अधिकार होगा उसके बाद ही तो हम अपनी सरकार चुन पाएंगे। तो यहाँ पे वो सफरेज की डिमांड भी रखते हैं। और उसके बाद आखिरी पॉलिटिकल फ्रीडम की क्या डिमांड है यहाँ पे? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके बारे में पहले हमने पढ़ा है। इसका मतलब होता है कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति इक्वल होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो लोगों के बीच में इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना है हमें हमारी सोसाइटी में। हम चाहते हैं कि किसी को भी अनफेयर एडवांटेज ना मिले। ऐसा ना हो कि किसी को कम पनिशमेंट मिलेगी, किसी को ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, किसी को ज्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे। नहीं, हम चाहते हैं कि भेदभाव खत्म हो जाए, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब यहाँ पे ये न्यू मिडिल क्लास के लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं तो इस इक्वालिटी बिफोर लॉ को वो सफरेज में इंक्लूड नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। मतलब कि वो ये नहीं कहते हैं कि सोसाइटी में हर किसी के पास वोट करने का अधिकार होना चाहिए। वो कहते हैं कि जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको आप वोट करने का अधिकार दे दीजिए। तो यहाँ पे जो न्यू मिडिल क्लास है वो क्या करते हैं? खुद से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वो कहते हैं कि अब तो हमारे पास प्रॉपर्टी आ चुकी है, तो अब हमें अब वोट करने का अधिकार दे दीजिए। लेकिन अभी भी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब जो नॉन प्रॉपर्टीड मेन है या फिर जो महिलाएं हैं, उनके पास वोटिंग अधिकार नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की वो बात करते हैं उसे वो सफरेज में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो वोटिंग राइट्स अभी भी सिर्फ मिडिल क्लास के पास होंगे, वो भी उनके पास जिनके पास प्रॉपर्टी है। लेकिन जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी या जो महिलाएं होंगी उनको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। और ये प्रथा तो पहले से ही चलती आ रही थी। जब पहले जैकोबिन गवर्नमेंट से पहले का वक्त था, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले किसी के पास ऐसा वोटिंग राइट्स नहीं था। फिर जब जैकोबिन गवर्नमेंट आई फ्रांस में, तो उसके बाद क्या हुआ? सभी मेल को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो वोट कर सकते हैं, भले उनके पास प्रॉपर्टी हो या प्रॉपर्टी ना हो। जो भी मेल एडल्ट्स थे उनको वोटिंग राइट्स दिए गए। लेकिन जब नेपोलियन आया तो उन्होंने वो राइट्स फिर से छीन लिए। ठीक है, और इनफैक्ट नेपोलियन ने क्या किया? उन्होंने महिलाओं को माइनर की तरह बना दिया। उन्होंने बोला कि जो महिलाएं हैं वो वोट नहीं कर सकती क्योंकि वो हस्बैंड्स और अपने फादर्स की अथॉरिटी के अंदर है। तो यहाँ पर भी उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। और यहाँ फिर से जब अब न्यू मिडिल क्लास आई तो उन्होंने भी बोला कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी वाले लोगों को आप दे दीजिए वोटिंग राइट्स, लेकिन महिलाओं को और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनके लिए वो यहाँ पर कुछ नहीं बोले, उनके लिए उन्होंने आवाज यहाँ पर नहीं उठाई। इसीलिए लेट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में जो महिलाएं थी और जो नॉन प्रॉपर्टीड मेन थे उन्होंने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करे थे, काफी ज्यादा मूवमेंट्स करे थे। उन्होंने विरोध दिखाया था, जताया था इस बात के लिए कि हमें भी वोटिंग राइट्स दीजिए। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि जब हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, जब न्यू मिडिल क्लास के लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, तो क्या वो इक्वालिटी बिफोर लॉ को वो प्रैक्टिकली रियलिटी में भी इम्प्लीमेंट करते हैं? तो उसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सफरेज में वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम के तरफ। इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने फैसले खुद ले सके,
मैं अपने फैसले खुद की मर्जी से ले सकती हूँ, यही मेरा इंडिविजुअल फ्रीडम है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम में कौन सी डिमांड करी गई थी? यहाँ पे डिमांड करी गई थी फ्रीडम टू ओन प्रॉपर्टी की। मतलब कि हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने लिए प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, उसकी अथॉरिटी होगी अपनी खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी उससे नहीं छीन सकता जबरदस्ती। तो इसी अधिकार की यहाँ पर उन्होंने डिमांड करी थी इंडिविजुअल फ्रीडम के अंदर। पहले क्या होता था? पहले सभी के पास ये अधिकार नहीं होता था कि वो प्रॉपर्टी को खरीद सके, और अगर किसी के पास प्रॉपर्टी होती थी तो कभी भी कोई भी राजा या कोई भी अपर क्लास का व्यक्ति उससे उसकी प्रॉपर्टी छीन लेता था। तो यहाँ पर उसी को रोकने के लिए इंडिविजुअल फ्रीडम की डिमांड करी गई। ठीक है, अब इंडिविजुअल के बाद बढ़ते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम की तरफ। इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब कि आर्थिक स्वतंत्रता। यहाँ पर जो हमारे न्यू मिडिल क्लास थे उन्होंने दो मेजर डिमांड्स करी। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमें चाहिए फ्रीडम मार्केट में, मतलब कि फ्रीडम ऑफ मार्केट हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर हमारे पास ये आज़ादी हो कि हम कोई भी बिजनेस चला सके, खोल सके, उसे ऑपरेट कर सके। तो मार्केट के अंदर हमारे पास बिजनेस को चलाने की, ट्रेड करने की फ्रीडम होनी चाहिए बिना किसी रोक टोक के। उसके बाद दूसरी फ्रीडम यहाँ पे क्या थी? अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, कि जो भी स्टेट हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है मार्केट के अंदर, बिजनेस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को आप हटा दीजिए। ठीक है, मतलब कि जो भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी टैक्सेस हैं, जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए जाते हैं, ठीक है, जो भी मूवमेंट के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, रोक टोक लगाई जाती है स्टेट द्वारा, उस सभी को अबॉलिश कर दिया जाए, उस सभी को खत्म कर दिया जाए, ताकि हम फ्रीली मार्केट में ऑपरेट कर सके। मार्केट के अंदर भी कंपटीशन हो कि दो से ज्यादा लोग जो हैं वो सेम बिजनेस कर रहे हैं, आसानी से वो मूव कर पाएं, आसानी से वो ट्रेड कर पाएं। ठीक है, तो इसी बात की फ्रीडम की डिमांड यहाँ पर हमारी लिबरल क्लास, हमारी न्यू मिडिल क्लास करती है। अब ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे न्यू लिबरल क्लास के लिए, स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बिजनेसेस बढ़ चुके थे, इंडस्ट्रीज बढ़ चुकी थी, प्रोडक्शन बढ़ चुका था, ट्रेड बढ़ चुका था। इसीलिए वो चाहते थे कि रिस्ट्रिक्शन जो हैं उन्हें हटाया जाए। ठीक है, इसके अलावा कई सारे ऐसे चैलेंजेस थे जो हमारे लोगों को फेस करने पड़ रहे थे यूरोप में, जिसके वजह से वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म की डिमांड करते हैं। और यही इकोनॉमिक लिबरलिज्म की वजह से फिर आगे जाके नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है यूरोप में। लेकिन कैसे? उसके लिए पहले उन चैलेंजेस को समझ लेते हैं जिसके वजह से इकोनॉमिक लिबरलिज्म की डिमांड करी गई थी। इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से जो आप सभी के चैप्टर में दिया गया है। ये एग्जाम्पल है जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेने वाले हैं। अब यहाँ पर पहले क्या हुआ था? नेपोलियन आया था। ठीक है, नेपोलियन जब आया था तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाया था। तो उसने क्या किया था? पहले जर्मन स्पीकिंग रीजन्स कई सारे हिस्सों में डिवाइडेड था। मतलब क्या मान सकते हैं कि 300 प्लस यहाँ पर हमारी स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज थी जर्मन स्पीकिंग लोगों की। प्रिंसिपैलिटीज को आप स्टेट की तरह समझ सकते हैं, प्रिंसिपैलिटीज को आप रियासत की तरह भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो 300 प्लस यहाँ पे स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज एग्जिस्ट करती थी नेपोलियन से पहले। फिर जब नेपोलियन आया तो एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए उसने क्या किया? उसने उन 300 प्लस प्रिंसिपैलिटीज को कम किया और सिर्फ 39 स्टेट्स में उन्हें कन्वर्ट कर दिया, और उन 39 स्टेट्स का उसने एक कन्फेडरेशन बना दिया। कन्फेडरेशन का मतलब क्या है? लूजली जॉइंड ग्रुप। मतलब कि अब ये जो 39 स्टेट्स थी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ठीक है, वो एक प्रकार से यूनिफाइड थी, लेकिन वो सब इंडिपेंडेंट भी थी। मतलब वो एक दूसरे से जुड़ी भी हुई है एक ग्रुप के तरह, क्योंकि वो नेपोलियन के एम्पायर के अंदर है, लेकिन साथ ही साथ वो इंडिपेंडेंट भी है, उनके खुद के लॉज भी हैं, उनके खुद के रूल्स भी हैं। तो यहाँ पे नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए क्या किया? 39 स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन क्रिएट कर दिया। अब जब नेपोलियन का डिफीट हो गया तो उसके बाद सब कुछ बदल गया। ये 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन अब हर एक स्टेट ने अपने खुद के रूल्स को और ज्यादा स्ट्रांगली इम्पोज करना शुरू कर दिया था। और अब क्या हो गया था?
हर एक स्टेट का, हर एक रीजन का खुद का अपना क्या था, वेट्स एंड मेजरमेंट का सिस्टम और अपनी खुद की करेंसी। तो यहाँ पर 39 स्टेट्स की अपनी खुद की करेंसीज थी और खुद का वेट एंड मेजरमेंट्स का सिस्टम भी था। और यही एक मेजर चैलेंज था जो कि मर्चेंट्स को, मतलब व्यापारियों को फेस करना पड़ रहा था इस वक्त। कहाँ पर? जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में। और इसकी वजह से एक और परेशानी भी उनको फेस करनी पड़ रही थी और वो परेशानी थी टैक्स बैरियर्स की, कस्टम बैरियर्स की। तो यहाँ पे 3 चैलेंजेस थे जो कि हमारे ट्रेडर्स को फेस करने पड़ रहे थे। सबसे पहला बैरियर क्या था? सबसे पहला चैलेंज क्या था? करेंसी। दूसरा चैलेंज क्या था? डिफरेंट वेट्स एंड मेजर्स। और तीसरा चैलेंज क्या था? टैक्स बैरियर्स, मतलब कि कस्टम बैरियर्स। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसमें दिक्कत क्या रही थी। मान लीजिए 1833 में एक मर्चेंट को, एक व्यापारी को हैम्बर्ग से जाना है न्यूरेमबर्ग, ठीक है, अपना सामान बेचने के लिए। अब जब ये ट्रैवल करेगा हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग, तो इसके बीच में इसे 11 कस्टम ड्यूटीज को फेस करना पड़ेगा, 11 कस्टम बैरियर्स को फेस करना पड़ेगा। मतलब इस पूरी जर्नी में इस एक मर्चेंट को 11 बार रुक कर क्या करना पड़ेगा? टैक्सेस को भरना पड़ेगा। और हर बार कम से कम 5% टैक्स इस एक मर्चेंट को भरना पड़ेगा जब वो ट्रैवल करेगा। तो अब आप खुद सोचिए कि 11 बार ये एक मर्चेंट रुकेगा, कम से कम 5% का ये हर जगह टैक्स देगा। और ये जो टैक्स देगा, ये टैक्स डिपेंड करेगा उस रीजन के वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम के मुताबिक। मतलब कि उस जगह में किस तरीके का वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम होगा, उस पे निर्भर करेगा कि वो किस तरीके का टैक्स या कितना टैक्स देगा, ठीक है। और साथ ही साथ उसे करेंसी को भी फेस करना पड़ेगा। तो हर एक रीजन, हर एक स्टेट की अपनी खुद की करेंसी होगी, तो पहले उसे करेंसी को एक्सचेंज कराना पड़ेगा। उसे ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे उसे क्या चीज कितने की बेचनी है, जिससे उसका टाइम भी वेस्ट होगा, कई बार उसे नुकसान भी हो जाएगा। तो इस वजह से एक सिंपल से मर्चेंट को अगर ट्रैवल करना है गुड्स बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे कई सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता था। और जब ऐसा चैलेंज आता था उनके सामने, तो उन्हें ये फील होता था कि इन कंडीशंस के वजह से वो अपना काम आसानी से नहीं कर पा रहे हैं। उनके इकोनॉमिक एक्सचेंज में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, उनके ग्रोथ में बहुत ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो इन कंडीशंस को ऑब्स्टेकल्स की तरह देखने लग गए थे। ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या होता है? उनको रुकावट की तरह लगने लग गया था। उनको लग रहा था कि ये सभी चैलेंजेस जो हैं वो उन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ करने से रोक रहे हैं, एक रुकावट की तरह बन चुके हैं, बीच में आ रहे हैं उनके रास्ते के, ठीक है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और इसीलिए फिर उन लोगों ने आर्ग्यू करना शुरू किया कि क्यों ना हम एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी को क्रिएट कर दें। मतलब क्यों ना हम सभी रीजन्स को यूनिफाई कर दें, साथ में ले आए, एक कॉमन टेरिटरी बना दे सभी जर्मन स्पीकिंग टेरिटरीज को साथ में लाकर। मतलब क्यों ना हम एक जर्मनी को बना दे। फिर क्या होगा? कॉमन सिस्टम हो जाएगा वेट्स एंड मेजर्स का, टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे बार बार, है ना, करेंसीज भी कॉमन हो जाएंगी, एक ही करेंसी बन जाएगी। तो क्यों ना हम यूनिफाई कर दे। और यहीं से नेशनल यूनिफिकेशन का आइडिया आया, यहीं से नेशनलिज्म का आइडिया जो था वो और ज्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलिज्म आ चुकी थी। अब लोगों को लग रहा था कि क्यों ना हम यूनिफिकेशन कर दें और सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें एक ही बार, ताकि हम शांति से बिना किसी रुकावट के मूव कर सके हमारे गुड्स को, लोगों को और कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह। तो इसी वजह से इकोनॉमिक लिबरलिज्म के वजह से, इकोनॉमिक नेशनलिज्म के वजह से जो हमारा नेशनलिज्म का आइडिया था वो पूरे यूरोप में और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा कि कैसे इकोनॉमिक लिबरलिज्म के वजह से नेशनलिज्म की जो भावना थी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पर लिबरल नेशनलिज्म में जो हमारे न्यू मिडिल क्लास थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे पॉलिटिकल फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? कि उन्हें पॉलिटिकली, इंडिविजुअली और इकोनॉमिकली आज़ादी मिल जाए। और इसी वजह से नेशनलिज्म का आइडिया भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अगर हम देखें तो एक तरीके से न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? उनके लिए इसका मतलब था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल,
कि सभी इंडिविजुअल्स के पास फ्रीडम हो, आज़ादी हो, और इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, मतलब कि कानून के सामने सब लोग इक्वल हो, मतलब सबके बीच में इक्वालिटी हो। ये दो आइडियाज थे, ये दो मीनिंग्स थे उनके लिए लिबरलिज्म के। ठीक है, इसी के साथ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या था न्यू मिडिल क्लास लोगों के लिए, और कैसे इन्हीं फ्रीडम के आइडियाज की वजह से नेशनलिज्म का आइडिया जो था वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक जिसका नाम था लिबरल नेशनलिज्म यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और पढ़ने में मजा भी आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।